आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? चलिए क्लियर है तो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है आवृत्ति मापने का नाम क्या है, या आवृत्ति मापने की इकाई इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा हर्ज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, हर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। चलिए जवाब देना है कि दूध का घनत्व है ना मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर ए, ये होता है लैक्टोमीटर। हमने कहा था कि दूध से संबंधित कोई भी चीज है उसमें से लैक्टो शब्द आपका जरूर लगा होगा, तो आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ के रूप में प्रज्वलित होने का कारण बनता है। तो दोस्तों याद रखिए ये होती रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा की वजह से ही यहां पर देखा जाए तो आपकी ऊर्जा आपकी होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सरकार सवारी जो होती है वो आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है। चलिए जवाब देना है कि भैया कोई बस जा रही है और अचानक से अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो जितनी भी सवारियां होती हैं आगे की ओर झुक जाती हैं, ये नियम जो आपका है वो किसका नियम है। जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है आपका न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए न्यूटन का प्रथम नियम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? आवाज साफ नहीं आ रही भाई, क्या बात कर रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा भाई आवाज नहीं आ रही, चलिए अब आ रही है, अब क्लियर है। चलिए अब बताइए, अब आवाज क्लियर हो गई है? क्लियर है? क्लियर हो गई है। तो चलिए यहां पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे कह रहा है, और क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है आपसे जी का मान न्यूनतम होता है। चलिए बताइएगा कि जी का मान न्यूनतम होता है, और जी का मान जो न्यूनतम होता है ये कहां पर होता है, तो याद रखिए जी का मान होता है विषुवत रेखा पर। कहां पर है, तो आप कहेंगे विषुवत रेखा, विषुवत मतलब देखा जाए तो आपका आंसर का बनेगा ए नंबर ए राइट हो जाएगा, जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज अर्थात जो जलयान होता है वो पानी पर तैरता रहता है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आपका आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ये है आपका जो आर्कमिडीज सिद्धांत है। उन्होंने कहा था कि भैया जो भी आपकी वस्तु होती है वो अपने द्वारा हटाए गए जो आपका जो प्रेशर होता है उतने तो हटाएगा। तो यहाँ पर जो लोहे की या कोई छोटी किल्ली होती डूब जाती है, लेकिन जलयान का जो क्षेत्रफल बड़ा होता है वो प्रेशर लगाता है, तो ये आपका आर्कमिडीज सिद्धांत, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। चलिए जवाब देना है, ध्वनि किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, इसका आंसर जो आपका बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा। देखिए 7 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा निर्वात में। क्या हो जाएगा, निर्वात में दोस्तों याद रखिए ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है। यही कारण है कि जो चंद्रमा में लोग जाते हैं तो उनको आवाज एक दूसरे की नहीं सुनाई देती है, क्योंकि कोई माध्यम ही नहीं है वहां पर। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहां पर जवाब देना है, यहां पर कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जो आपका देखा जाए इन ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में जो आपका दिया है नारंगी रंग, नारंगी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ध्वनि की जो गति होती है ये सबसे तेज होती है, वो आपकी कहेंगे सर इस्पात। इस्पात मतलब देखा जाए जो आपका लोहा है इसमें ध्वनि की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, मतलब कितनी आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो मनुष्य सुन सकता है। यहाँ पर देखेगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 5 हर्ट्ज से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर देखो 5000 नहीं 50,000 हर्ट्ज दिया गया है, 1,00,000 हर्ट्ज दिया गया है। आप कहेंगे इनमें से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये जो आपका 100 हर्ट्ज आपका दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतम्य को तय करती है। दोस्तों आप देखते हैं लड़कियों की जो आवाज होती है पतली होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है। ये कारण जो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये होती आवृत्ति। क्या होती आवृत्ति, आवृत्ति जो कि ऑप्शन नंबर है यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल कितना होता है।
दो व्यक्ति अगर आपस में बता रहे हैं तो उनकी आवाज का जो डेसिबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यहां पर बताना है। आप कहेंगे सर 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल होता है। लेकिन अगर यहीं पर लड़ाई हो रही हो तब 45 डेसिबल लगभग हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए यहाँ पर न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए। आप देखते हैं कभी कभी मंदिर जाते हैं, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज टकरा जाती है, तो कम से कम जो आपकी एक दूरी होनी चाहिए जिससे आपको सुनाई पड़ जाए, तो वो होती है कितनी, आप कहेंगे लगभग 17 सेंटीमीटर होती है, 17.7 मीटर होती है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, 17.2 मीटर आपका बनेगा। सेंटीमीटर तो बिल्कुल पास में होगा, याद रखिए 17.2 मीटर की दूरी होगी तो आपको जो आवाज है बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का समान है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का समान है। आप कहेंगे सर नदी में जो जल बह रहा है ये गति के साथ बह रहा है, अर्थात ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जब जल जमता है तो इसका घनत्व क्या होता है। जो जल होता है जब जम जाता है तो इसका घनत्व जो होता है ये घटता है, मतलब ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा, घट जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, घट जाता, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक होता है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से जो हिमांक होता है वो क्या होता है। तो कहेंगे सर जी घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, आप देखते होंगे कि नमक की फैक्ट्रियां जहां होती हैं वहां पर नमक का बड़ा इस्तेमाल होता है ना, ताकि जो बर्फ आए तुरंत ही गलने ना लगे, है ना। तो यहाँ पर जो हिमांक होता है वो घट जाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर कहेंगे सर आंसर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो लगभग कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है। यहाँ पर जिस रूप में क्वेश्चन दिया है उस रूप में आपको आंसर बताना है। हमने कहा कि मनुष्य का जो तापमान होता है ना, स्वस्थ मनुष्य का वो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो आप लोग पढ़ते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं। अब आप लोग बी मत लगाइए क्योंकि बी में लिखा है सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है तो बुखार प्रतीत होता है, कम होता है तो, लेकिन अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड लगा देंगे ना 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड तो आप बचेंगे नहीं, जाने का क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड आदमी तो पानी खोलने लगता है। याद रखिए फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो आपसे आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस होता है, मतलब जो निकट दृष्टि दोष से संबंधित लोग होते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त जो लेंस होता है वो कौन सा होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो दूरदृष्टि वाले लोग होते हैं वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी सबसे कम होती है। किस रंग के प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये है जो आपका बैंगनी रंग है। बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो आपकी क्या होती है, सबसे कम होती है। लाल की जो होती है सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जो हीरा है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों स्टार लगाइएगा, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आप जो आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का जो कारण होता है वो क्या होता है, चलिए जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही जो आकाश का रंग होता है वो क्या दिखाई देता है, यहाँ पर नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। मोटर गाड़ियों में साइड की कह सकते हैं देखते हैं ना जो वस्तुएं, तो वो उसमें जो आपका होता है कौन होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 22 नंबर की बात करते हैं तो ये होता है उत्तल लेंस, है ना। उत्तल लेंस जो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इसमें से जो वस्तु होती है ना, वो छोटी होती है लेकिन वास्तविक दिखाई देती है। जितने जो आदमी जैसा है वैसे आपको दिखाई देगा, बस उसकी जो कह सकते हैं छवि होती है वो छोटी हो जाती है, उसमें दिखाई देगा ना। तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस आपका होता है, ठीक है ना। और जो बगल में आपके होते हैं है ना, जिसमें हाथ रख देते हैं बगल में और भैया थोड़ा खिड़की से झांक लेते हैं, तो खिड़की में जो होता है वो समतल होता है। लेकिन जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट वो आपका
क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका आंसर क्या होगा 23 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा आपका, देखिए ये होता है मोटर। हमने बताया था जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ये पहले इसको विद्युत ऊर्जा दी जाती है, फिर इसके बाद आपको क्या होगा, उसका आउटपुट मिलेगा, है ना, तब आपको यांत्रिक ऊर्जा मिल पाएगी। तो है ना, पहले विद्युत तब आपको यांत्रिक। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि परिवर्तक, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों याद रखिए, यह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, है ना। फैराडे ने बनाया था नियम, और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। बिजली का देखिए कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। आपके घर में मेज होंगी, मेज है ना आपको लोगों घर पे, उसमें जो चिकना चिकना ऊपर लगा रहता है सरमाइका जिसे बोलते हैं, यही होता है आपका दोस्तों, याद रखिएगा। जिसमें से आप बिजली लगाएंगे तो बिजली तो नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप धूप में रख देंगे तो तुरंत गर्म हो जाएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो 25 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे बोलते हैं अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये किस चीज का बना होता है, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर 26 का जो ऑप्शन बनेगा, 26 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो सी हो जाएगा। याद रखिए टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। देखिए भाई, रासायनिक ऊर्जा है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लाना है, तो आप कहेंगे सर पहले केमिकली रिएक्शन होगा। ये केमिकली रिएक्शन होगा किसमें, तो आपके जो होता है संचायक सेल होते हैं ना, क्या होते हैं, संचायक सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो यांत्रिक ऊर्जा है, फिर आपको विद्युत मिलेगी, तो ये जो आपका होता है इसे बोलते हैं डायनमो। जो डायनमो होता है ये पहले यांत्रिक ऊर्जा, इसमें कार्य करना पड़ेगा यांत्रिक तरीके से, फिर आपको विद्युत यहाँ पर मिलेगी। जैसे ट्रैक्टर में होता है तो आप क्या करते हैं, चाबी लगाते हैं, है ना, तो पहले क्या होता है वो यांत्रिक कार्य होती है, इसके बाद ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, बिजली बनना शुरू हो जाती है, तो ये विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है कि विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। विद्युत चुंबक जो होता है वो किससे तैयार होता है ये बताना है। आप कहेंगे विद्युत चुंबक जो होता है ये बनाया जाता है आपके नर्म लोहा से। किससे बनाते हैं, नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर न्यूक्लियर बम बनाना है तो प्रयोग जो किया जाएगा वो आपकी यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। यूरेनियम जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, मतलब यहाँ पर देखा जाए 31 नंबर में तो आप देखेंगे पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ये रासायनिक क्रिया होती है। आपको मालूम है कि यहाँ पर देखिए कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसे रासायनिक क्रिया तो आप जानते हैं कि इसमें जल जाता है, आपकी जड़ों के माध्यम से वही जड़ जाता है, इसके बाद सूर्य से प्रकाश होती है, क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर आपका ये पौधों का प्रकाश संश्लेषण जो होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे क्या कहते हैं। अब देखो आपसे कह रहा है कि अपनी ठोस अवस्था थी और ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में जा रहा है, द्रव अवस्था में जा रहा है, तो भैया इसमें क्या होगा। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं, है ना, बहुत बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। हमने कहा यहाँ पर ठोस दिया है, यहाँ पर द्रव दिया है, गैस नहीं दिया गया है। गैस होता तो आंसर अलग होता। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा, गलनांक होता है, क्योंकि भैया बर्फ थी गल गई है तो गलनांक होता है। अगर यहाँ पर ठोस अवस्था से अगर ये गैस अवस्था हो जाता, गैस अवस्था में हो जाता तो भी आपका ऊर्ध्वपातन हो जाता। क्या हो जाता, ऊर्ध्वपातन हो जाता। क्लियर है, क्लियर भैया, समझ में आ रहा है सब कुछ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा होगा, ईंट पर नाचे, है ना, आपने पढ़ा होगा ईंट पर नाचे। जो आपके यहाँ पर देखा जाए जो आपके प्रोटॉन है आपके रदरफोर्ड आपके थे, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर थॉमसन, यहाँ पर देखिए नाच जो दिया गया चैडविक है। मतलब यहाँ पर जो प्रोटॉन पूछा गया है यहाँ पर आंसर क्या होगा 33 नंबर में, तो 33 का जवाब लगभग सभी का है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए अब इनमें से जब ऐसा ऑप्शन दे तो आपको यहां पर लगाना है डी नंबर, गोल्ड स्टीन लगाना है, ठीक है ना। अगर गोल्ड स्टीन ना होता तो फिर हम दूसरा ऑप्शन चुनते, लेकिन जब ऑप्शन दिया गया है गोल्ड स्टीन तो ऑप्शन आपको प्रोटॉन वाले में यही आपको लगाना है, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है।
रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी में देखिए यूरेनियम है, रेडियम है, थोरियम है, लेकिन कैडियम नहीं है। कैडियम नहीं है, कैडियम की छड़ें होती हैं, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होता है, जो सेल होता है उसमें कैथोड जो होता है, कैथोड किस चीज का होता है? ये कैथोड जो होता है ये किस चीज का होता है? आप कहेंगे सर ये होता है जस्ते का। किसका होता है? जस्ते का होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहे हैं तो इसका मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त होता है। मतलब लिटमस जो विलयन होता है ये बैंगनी रंग का होता है, रंजक होता है, और ये जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो आपके लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपके नीले हरे शैवाल जिसे आप बोलते हैं ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक अम्ल अगर, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल अगर सोना में डाल दिया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखिए नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होती है? तो आप कहेंगे सोना पर बेअसर होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि सोना किसमें घुल जाता है? सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बन पाता है उसे क्या कहते हैं? अभी आप देखते होंगे कभी कभी कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिली होगी जहां पर पानी आपको पीने में अच्छा लगता है, खारा पानी होता है, और खारे पानी में अगर आप साबुन लगाएंगे ना तो उसमें झाग ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये होता है खारा जल जो होता है, इसमें साबुन लगाने पर झाग नहीं बनता है। तो ये आंसर हो जाए आपका ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? लाफिंग गैस किसका एक यौगिक है? 40 नंबर में लाफिंग गैस जो होता है यहाँ पर क्या होता है? N2O। क्या सूत्र होता है? आप कहेंगे N2O होता है। नाक में 2 छिद्र होते हैं, है ना। यहाँ पर लाफिंग की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 40 नंबर का ऑप्शन सी, ये आपका यन वाला अर्थात नाइट्रोजन, इसका आंसर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस है क्या? तो लाफिंग गैस क्या होती है? यहाँ पर इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जाता है? देखो यहाँ पर अगर पीने का पानी है उसको रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से कीटाणुओं को नष्ट किया गया है तो भैया आप क्या करना है? पानी का क्लोरीलीकरण करना है, क्लोरीन करना है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आपके गाँव में टंकी लगे होते हैं, जब देखते हैं उसमें कीड़े वगैरह होते हैं तो उसमें से वहाँ पर डाल दी जाती है, क्लोरीन भी होती है, पोटेशियम डाला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि आपके कुओं में होता है। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आप देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करते हैं, जैसे कानपुर में है। यहाँ पर क्या है, गंगा जी का पानी है उसको क्या करते हैं, एक प्लांट में क्लोरीलीकरण करके उसे शुद्ध करते हैं और इसके बाद पीने के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? तो दोस्तों अधातु पूछा गया, अधातु ये कमरे के तापमान पर दोस्तों क्या रहती है? तरल अवस्था में रहती है, और ये होती है आपकी ब्रोमीन। क्या होती है? ब्रोमीन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। अगर धातु होती, धातु तो आपका पारा होता है ना, धातु तो पारा होता है जो तरल अवस्था में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? प्याज में एक गंध होती है ना, तीक्ष्ण गंध होती है एक प्रकार से, ये किस कारण से होती है? तो दोस्तों उसमें प्याज में जो पाया जाता है सल्फर यौगिक पाते हैं ना, क्या पाया जाता है? सल्फर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस गैस का गंध सड़े अंडे हुए जैसा होता है? किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? यहाँ पर 45 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। ये होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नींबू में एसिड पाया जाता है। नींबू में एसिड पाया जाता है, और नींबू में क्या होता है? नींबू होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वहीं पर जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो इमली में होता है। किसमें होता है? इमली में होता है, जो आपका टैट्रिक एसिड होता है, याद रखिएगा, टार्ट्रिक जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? यहाँ पर जो हरे फल होते हैं इनको कृत्रिम तरीके से पकाते हैं और आज के समय देखते भी हैं
आपका सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया भी चल रही है, तो ये होती है आपकी एसिटिलीन गैस है। क्या है? एसिटिलीन गैस है, जो कि हरे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? पेंसिल की जो आपकी लीड होती है, अर्थात जो पेंसिल होती है और पेंसिल के बीच में आपका होता है ना, ये जो आपका बना होता है, ये किस चीज की होती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके विद्युत का सुचालक होता है। मतलब पेंसिल को अगर आप लाइट में लगा देंगे और आप एक उंगली लगा रहे होंगे तो आप चिपक जाएंगे। तो याद रखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दीजिएगा कि गोबर गैस में जो आपकी गैस होती है वो कौन सी होती है? आप कहेंगे सर मीथेन गैस होती है। आप सभी का देखिए जवाब भी आ रहा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा मीथेन गैस हो जाएगा। अगला दिया है प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व इनमें से क्या होता है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है? देखिए आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा कम है ना, तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ऐसी क्लास जो कि आपके रामबाण के लिए है, एक बार पढ़ेंगे वहीं से सब क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ऐसी क्वेश्चन को, ऐसी वीडियो को लाइक करने के लिए कंजूसी ना करें, ठीक है ना। ऐसे वीडियो में देखिए मेहनत आपकी भी लगती है, आप भी इतनी लंबी क्लास देखते हैं और हम भी पढ़ाते हैं और हम भी टाइप करते हैं, कंटेंट बनाने में आप देख सकते हैं कि मेहनत होती है। तो ऐसी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करिए, ताकि हम भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें, मोटिवेट भी रहें। तो भैया कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि इस प्रकार की मैराथन क्लासें आपको आती रहें अच्छे अच्छे कंटेंट से। ऐसा नहीं किताब उठाया और छाप दिया, किताब आया पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो भैया आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। देखो प्राकृतिक गैस में मुख्य तत्व क्या होता है? हमने कहा प्राकृतिक गैस में जो तत्व होता है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? लगभग लगभग सबका जवाब आ गया है। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका ए हो जाएगा मीथेन गैस, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है इस समय, यही पूछा जाता है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या है, तो आप कहेंगे सर मीथेन, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर वॉशिंग सोडा में जो प्रयोग करते हैं वो होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो कि ऑप्शन में आपका सी नंबर है। लेकिन भैया यहीं पर एक होता है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा जो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका एक उत्पाद है? 52 नंबर में। दोस्तों 52 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो कृत्रिम वर्षा होती है ना, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, तो इसमें जो प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? अच्छा क्वेश्चन स्टार लगाइएगा। याद रखिए कृत्रिम वर्षा कराने के लिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका सभी का जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पीतल मिश्रण होता है किसका? पीतल जो बना होता है किसका बना होता है? पीतल में जो मिश्रण है वो आपका कौन सा मिश्रण होगा, यहाँ पर बताना है। चलिए पीतल में मिश्रण जो आपका होगा इनमें से क्या हो जाएगा? सब लोग पहले जवाब दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखा जाए 54 नंबर में जो जवाब आ गया है वो ऑप्शन डी बनेगा। याद रखिएगा तांबा और जो होता है कौन? जस्ता, तांबा और जस्ता का मिलाया जाता है तो भैया बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होती है? स्टेनलेस स्टील जो होती है ना, जो स्टेनलेस स्टील होती है ये किस चीज का मिश्रण होता है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए इसमें होता है लोहा, निकिल और क्रोमियम होते हैं। इनसे जो आपके पार्ट बनाए जाते हैं, जैसे आपके कौन है यहाँ पर जो ऑपरेशन वाले जो पार्ट होते हैं, जो औजार होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील से, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है ना, इसमें जंग नहीं लगती, इस वजह से ये आपके बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है केलाई मैन जो आपका अयस्क है किसका है? केलाई मैन जो आपका अयस्क है किसका अयस्क है? यहाँ पर जवाब देना है, ये जो अयस्क है केलाई मैन ये किसका अयस्क है? नोट कर लीजिएगा। 56 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, जस्ते का होता है। किसका होता है? जस्ते का होता है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मोनोजाइट किसका अयस्क होता है? मोनोजाइट जो अयस्क होता है ये किसका होता है? तो थोरियम का होता है। थोरियम जो कि आपके भारत में कई जगह आपका खोजा भी गया है, अभी राजस्थान में भी, आपके जम्मू कश्मीर में भी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया, थोरियम की खोज कहाँ हुई है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित करते हैं? आप देखते हैं कि कुछ ऐसे बर्तन होते हैं, है ना,
जिसमें से खाना चिपकता ही नहीं है, तो उसमें एक परत की लेप लगाई जाती है, और ये लेप होता है दोस्तों टेफ्लान की। किसकी बोलते हैं? टेफ्लान। टेफ्लान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर देखिए आप सभी का जवाब भी बिल्कुल सही आ गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है कि कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर प्रयोग करते हैं। कृत्रिम जो आपका होता है रेशा, कृत्रिम रेशा, तो कृत्रिम रेशा के लिए जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे सर 59 का जो ऑप्शन है ये होता है रेयान। क्या होता है? प्रयोग करते हैं रेयान का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगर पूछे पहला जो आपका बनाया गया था कृत्रिम तरीके से वो आपका नायलॉन था, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका इनमें से कौन सा है? तो आमतौर मतलब होता है भैया, देख सकते हैं कि ऐसे कुल मिला के ऐसी तरीका जिसमें से पानी को हम लोग शुद्ध करते हैं, ये नॉर्मल तरीका होता है। तो हमने बताया अभी कि ये क्लोरीनीकरण होता है, क्लोरीन को मिलाकर। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वो क्या होता है? बता सकते हैं क्या कि जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है? भार की बात किया है, और जब आपसे भार की बात किया है तो फिर आपको भार वाला ही बताना है। आप कहेंगे लोहे में जब जंग लगती है तो भार बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन क्रिया कर लेती है। जब ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है तो काम कहीं ना कहीं उसमें नमी आती है, और जब नमी आती है तो उसका भार तो बढ़ ही जाएगा। क्लियर है ना? फिर उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन क्वालिटी घट जाएगी, है ना। उसकी जो क्षमता रहेगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक फ्रिज में शीतलक का प्रयोग करते हैं। भैया फ्रिज होता है, उसमें शीतलक के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो फ्रिज में शीतलक के लिए जो प्रयोग करते हैं, याद रखिए 62 नंबर का जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा कौन? यहाँ पर डी नंबर, फ्रियान गैस होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि घर में जो फ्रिज होती है उसमें कौन सी गैस होती है, तो आपके याद रखिएगा कि उसमें फ्रियान गैस भरी होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीड़े के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है? ये बताइएगा, रेशम के कीड़े जो पालन होती है ना, ये होता है, इसे कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पिसीकल्चर में क्या होता है? पिसीकल्चर में होता है मत्स्य पालन होता है ना। और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो दोस्तों याद रखिए ये होती है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होती है ये क्या होती है? पाचन थैली होती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? ये रोग जो मिलेगा अधिकतर आपको पुरुषों में ही मिलेगा, महिलाओं में नहीं मिलेगा, ठीक है, बहुत रेयर केस में। तो याद रखिए यहाँ पर जो 65 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है वर्ड अंधता, जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो यहाँ पर जो लाल और कह सकते हैं हरी चीज को सही से देख नहीं पाते हैं, है ना, और कहें लाल को लाल बोलेंगे, कहीं उल्टा कर देंगे, तो ये होता है क्या? आप कहेंगे सर इसे बोलते हैं वर्ड अंधता बोलते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे शरीर में हमारे कुल पोषण तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ से होता है? ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो देखिए हमारे बॉडी में कुल पोषण तत्व जो भी हैं और उनमें से जो आपके जो खनिज हैं उनमें जो अवशोषण होता है 90%, ये कहाँ होता है? तो देखिए 66 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, छोटी आंत। याद रखिए सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो आपकी छोटी आंत में होता है, और भोजन में जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं वो यहीं पर आपके अवशोषित किए जाते हैं। इसलिए खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। कहा गया है कि मुंह में दांत होते हैं 32, तो एक कौरा जो होता है ना उसको 32 बार चबाना चाहिए। 32 बार चबाने में जो कह सकते हैं खाना होता है पूरी पानी की तरह हो जाएगा, और आपकी जो पेट की मशीन है ना बिल्कुल अच्छी चलती रहेगी, कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए खाने में किसी को जब खाएं, मतलब किसी की मतलब क्या हुआ कि जब खाना खाएं तो उस कौरे को 32 बार चबाना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सीकम पाचन के काम आता है। सीकम पाचन के काम आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए सीकम जो होता है ये सेलुलोज के लिए, सीकम जो होता है, सीकम पाचन जो आपके सेलुलोज होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? और दोस्तों ये बनाता है जो आपका यकृत होता है, यकृत जिसे हम लोग जिगर कहते हैं, है ना। ये क्या करता है? वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ही आपकी है, ठीक है ना। और जो आपका पित्त रस निकलता है, क्या जो पित्त रस निकलता है वो आपके इसी से निकलता है और जाता कहाँ है? पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा गया है, और जवाब से पूछा गया है सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो यहाँ पर आंसर में से क्या हो जाएगा?
आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो सी हो जाएगा, ये हो जाएगा जिगर। क्या हो जाएगा? जिगर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर सी हो जाएगा, जिगर हो जाएगा, जिसे अभी हमने बताया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? भोजन को चबाने वाले जो दांत होते हैं ये कौन से प्रकार के होते हैं? तो जो भोजन को जो चबाते हैं, चबाने वाले होते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? चबाने वाले होते हैं चवर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? अभी अभी हमने बताया पित्त रस का जो श्रावण होता है वो किससे होता है? तो पित्त रस जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे सर यकृत से निकलता है। किससे निकलता है? यकृत से निकलता है। लेकिन जब निकल के इकट्ठा होता है धीरे धीरे वो पित्ताशय में होता है। किसमें? पित्ताशय में। तो इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? चलिए बताइएगा कि लाल जो रक्त जो लाल दिखाई देता है इसका होने का कारण क्या है 72 में? तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में होता है, हीमोग्लोबिन है ना, जो कि आपके देखते हैं कि आपकी नाक से ऑक्सीजन जाती है, बॉडी में लोहा होता है, मिल जाते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हीमोग्लोबिन दिया गया, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? मतलब देखा जाए जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन होता है ये वहन करता है, अर्थात यहाँ पर बताया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? लाल रक्त जो कणिकाएं हैं ये शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये आपके अस्थि मज्जा में है ना। प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन मिला भी होगा। हमने कहा नैरो बोन जो होती है, जो आपकी हड्डियां होती हैं हड्डियों के बीच में है ना, ये होता है लाल रक्त। आपकी जो अस्थियां मतलब अस्थि मज्जा है यहीं पर रक्त का निर्माण होता है, यहीं पर रक्त का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर्वग्राही कौन सा होता है? चलिए बताइएगा सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही किसे कहते हैं? सर्वग्राही मतलब होता है ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर जो आपका है आपका ए बी है ना, ए बी जो आपका है ये है आपका सर्वाग्राही। अर्थात हम यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वो 80 नंबर राइट हो जाएगा, सर्वाग्राही। अर्थात इसको हम तुलना करते हैं बेटा से है ना। बेटा मतलब जब शादी हो जाती है तो जो लड़के वाले होते हैं उनको लड़की वाले साल भर जिंदगी भर देते ही रहते हैं, तो ये ग्रहण करते रहते हैं कौन? लड़का वाले। और जो ओ वाले होते हैं बिटिया वाले होते हैं, ये देते ही रहते हैं है ना। तो याद रखिए ग्रहण वाले होते हैं सर्वाग्राही ए भी है और देने वाले जो आपके हैं सर्वदाता वो आपके ओ हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मानव शरीर में रक्त संचार कैसे होता है? इसकी जो खोज किया ये प्रथम जो आपके थे वो आपके कौन थे? देखिए रक्त जो आपकी बॉडी में संचार करता है ना, और इसकी खोज किया था विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर सी राइट हो जाएगा, विलियम हार्वे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? चलिए रक्त का पीएच मान क्या होता है? हमने कहा रक्त दो प्रकार का होता है ना, सच्चा और यहाँ पर झूठा। मतलब यहाँ पर लोग बोलते हैं दिखावटी रोते रहते हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा रोए, खून के आंसू रोए। तो खून के आंसू तो नहीं रोते हैं, लेकिन सच्चा आंसू दिखाई दे जाता है। सच्चा से मतलब हो गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर 7 और 4 7.4, अर्थात सच्चा से हो गया 7.4। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो रक्त आपका होता है ये क्या होता है? रक्त क्या है? तो रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्या है? रक्त एक क्षारीय विलयन है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप की अंगुली कट जाती है तो आप तुरंत मुंह भर लेते हैं है ना, तो यहाँ पर ये क्षारीय होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है जब फिटकरी लगा दिया जाए तो रुक जाता है, क्योंकि फिटकरी होती है अम्लीय होती है, तो उसको जब लगा देते हैं तो वो रुक जाता है, इसलिए कटे हुई जगह में फिटकरी लगा देने से रुक जाता है ब्लड। तो आपका जो रक्त होता है क्षारीय होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह जो ओ है ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों अभी हमने बताया कि रक्त समूह जो ओ होता है ना, ओ जो होता है इसे हम कहते हैं सर्वदाता है ना, सर्वदाता मतलब यहाँ पर बिटिया वाले है ना। और सर्वग्राही जो होते हैं वो आपके ए भी होते हैं, मतलब लड़का वाले, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है उसे क्या कहते हैं? बता सकते हैं? तो आप कहेंगे जी सर बता सकते हैं। रक्त बैंक जो होता है वो कहा जाता है किसे? प्लीहा को कहते हैं या यकृत को कहते हैं? तो आप कहेंगे सर प्लीहा को कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर का जो रक्त बैंक है वो प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और मजबूत जो कक्ष होता है ये कौन होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा
और सबसे मजबूत ये जो कक्ष होता है इसे कहते हैं बायां निलय। क्या कहते हैं? बायां निलय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को और श्वसन को नियंत्रित करता है, ये दोस्तों याद रखिए आपके माइंड में ये जो आपका ऑब्लोगेटा होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेडुला ऑब्लोगाटा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। हमने बताया था जैसे आपकी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में यहाँ पर ये आपके रीढ़ जो आपकी निकल के आती है, रीढ़ है ना, रीढ़ वाला जो आपका है ये आपका यहीं पर इसे बोलते हैं ऑब्लोगाटा, मेडुला ऑब्लोगाटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये हृदय की धड़कन है, श्वसन को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो किसमें बनता है? मनुष्य में जो यूरिया बनता है वो किसमें बनता है? तो ये बनता है आपकी यकृत में। किसमें बनता है? यकृत में बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर। बनने की बात हो रही है, ठीक है, बनने की बात हो रही है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भैया बनने के बाद ये क्या हो रहा है, सिर्फ बनने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक इकाई होती है? तंत्रिका तंत्र की जो आपकी संरचनात्मक इकाई है वो आपकी कौन सी है? तो दोस्तों ये होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आपकी किडनी में पाई जाती है नेफ्रॉन नामक कोशिकाएं होती है ना, यहाँ पर हजारों करोड़ों आपकी होती हैं, जिससे रक्त जो होता है धीरे धीरे शुद्ध होता रहता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। याद रखिए 12 जोड़ी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया 86 नंबर में। सबसे छोटी हड्डी होती है कौन? स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि आपके कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है, जो कि आपके जांघ में पाई जाती है, ठीक है, जांघ में पाई जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे अवट ग्रंथि जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? अब आपको यहाँ पर बताया गया है जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है ये अच्छे से कार्य करती रहे, इसके लिए भैया आपको सेवन करना होगा किसका? किसका सेवन करना होगा? तो आप कहेंगे सर आयोडीन का सेवन करना होगा। अगर आयोडीन नहीं खाएंगे तो घेंगा रोग हो जाएगा। घेंगा रोग जो होता है वही थायराइड के आकार को बढ़ा देता है। तो याद रखिए नमक भी आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है आपका 88 नंबर में, आप कहेंगे सर ये अवटी ग्रंथि है। अवट ग्रंथि मतलब जो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और दूसरे नंबर की आपकी होती है जो आपकी अग्न्याशय ही दूसरे नंबर की आपकी होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है कहां पर? तो मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या मस्तिष्क के निकट कहीं भी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क के नीचे। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर मस्तिष्क के नीचे होती है। ऑप्शन नंबर बनेगा यहाँ पर जो ए दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर के किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? चलिए, कह रहा है जो हार्मोन होते हैं ये इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? नोट करिएगा, आपका 90 का ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है, या आपके अग्न्याशय। क्या हो जाएगा? हार्मोन जो है ये इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा? तो आपके अग्न्याशय ऑप्शन नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स आपका है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन जो आपका है ये आपका कैसा है? स्त्रीलिंग हार्मोन से। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन क्या है? तो आप कहेंगे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? इंसुलिन जो आपका होता है ये आपका हार्मोन होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमारे भोजन का आहार का जो प्रोटीन घटक है ये मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है ये वृद्धि और मरम्मत के लिए, मतलब आपकी बॉडी में जो प्रोटीन का कार्य होता है, प्रोटीन का कार्य वो बॉडी की वृद्धि करते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं ना। तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है ये आपकी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलता है। तभी क्वेश्चन बनता है जो आपके धावक होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको आपकी ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। तो ये क्या चीज प्रयोग करें? तो आप कहेंगे सर ग्लूकोज का प्रयोग करें। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील आपका विटामिन,
तो यहाँ पर देखिए हमने बताया पानी में घुलनशील होते हैं बी और सी, बच्चा पानी में डूब गया। बाकी जो भी आपके बच्चे होंगे वो वसा में घुलनशील होंगे। तो आप कहेंगे सर 95 को ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिएगा जो आपका सी दिया है ये पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है कौन, यही है दोस्तों शहद, है ना। सबसे ज्यादा मीठी प्रकृति में पाई जाने वाली है ये आपकी है कौन, शहद, जो कि इसका मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रक्त में जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है। रक्त के जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है। 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर है। याद रखिए विटामिन के, विटामिन जो के होता है ये रक्त के थक्का जमने में आपका कह सकते हैं मदद करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विटामिन सी का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल। क्या होता है, एस्कर्बिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दालें किसका अच्छा स्रोत है। दाल में क्या, दाल जो होता है दाल में क्या होता है, बोलते हैं ना दाल खाना चाहिए क्योंकि भैया प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और हमने कहा कि जो प्रोटीन होता है ये बॉडी में वृद्धि और मरम्मत के लिए आपकी होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो प्रोटीन से होता है, और ये प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन अभी हमने बताया कि बच्चा पानी में डूब गया। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर बी जो आपका दिया गया है। ये क्या है, ये जल में घुलनशील है, बाकी सभी वसा में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए आंवला। आंवला जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आंवला जो होता है कहाँ पर होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में आंवला जो आपका होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, सबसे ज्यादा जो होता है कहाँ होता है, ठीक है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर अमरूद कहाँ पाया जाता है ये भी बताइएगा, है ना। अगर अमरूद वाले नगरी से हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोयाबीन में क्या पाया जाता है। सोयाबीन भी खाना चाहिए, सोयाबीन भी खाना चाहिए क्योंकि सोयाबीन में भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपकी बॉडी में वृद्धि और मरम्मत के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्त स्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है क्या, कि रक्त स्कंदन मतलब हो गया कर बॉडी भी अगर कट जाती है तो उसका थक्का जमने में, है ना, जो रक्त बह रहा है तो रक्त को जमने में, थक्का बनाने में होता है, अर्थात रक्त स्कंदन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, सूखा रोग हो जाता है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विटामिन बी जो कि बोलते हैं नियासिन, क्या बोलते हैं, विटामिन बी जो कि नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए जवाब देना, आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये होता है पिलाग्रा रोग। क्या होता है, पिलाग्रा रोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाथों में जैसे कह सकते हैं ना हथेली होती है वो चटकने लगती है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है। विटामिन सी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो इसका लक्षण आपको दिखाई देने लगता है, और ये जो लक्षण होता है वो किसका होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। 107 नंबर की बात करते हैं तो आपसे बनेगा यहाँ पर आपका मसूड़ों से खून निकलना, है ना। मसूड़ों से दोस्तों याद रखिए खून आ जाता है, तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला दिया गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। वीडियो अच्छा मिल रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन आ गया है, बहुत बार हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी की, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। अभी अभी क्वेश्चन मिला भी था, हमने कहा विटामिन जो आपका होता है B3, क्या हो जाएगा B3, यहाँ पर आपको 3 कर लेना है इसमें से। विटामिन B3 याद रखिए, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है। मतलब प्रोटीन की कमी होती है ना, ऊर्जा की कमी होती है, कुपोषण हो जाता है। और भैया जब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण हो जाता है तो भैया यहाँ पर देखा जाए एक रोग हो जाता है, इस रोग को बोलते हैं क्वाशरकोर, जिसे बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाए, आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चेचक जिसे बोलते हैं स्मॉल पॉक्स बोलते हैं का रोग कारक जीव इनमें से कौन सा है।
तो देखिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर है, ये होता है वेरियोला नामक आपका विषाणु होता है। ठीक है, वेरियोला नामक विषाणु होता है जिसके कारण से जो चेचक आपका है वो आपका हो जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है। एनीमिया होने का जो खतरा है वो अधिक होता है। तो दोस्तों याद रखिए, जो आपकी गर्भवती महिलाएं होती है ना, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर देखो टीके लगाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एनीमिया होता है लोहा की कमी से। इसका मतलब है कि गर्भवती महिलाओं में लोहे की कमी यहाँ पर खतरा रहता है, कमी होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं मायोपिया। मायोपिया का संबंध आपकी आंख से है और ये निकट दृष्टि दोष के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है। तो भैया देख सकते हैं, खट्टे फलों को खाएंगे तो एक बीमारी तो आपको पक्का है कि सही हो जाएगी, ये होती स्कर्वी। स्कर्वी जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। मलेरिया जब हो जाता है तो मलेरिया से भैया जो प्लीहा होता है ना, प्लीहा डैमेज होते हैं। और यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। और जो आपकी आरबीसी होती हैं वो आपकी कम होती जाती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए, टीबी की रोकथाम के लिए होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बी नंबर। याद रखिए, ये हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस होता है। याद रखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो कि आपका टीबी है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रक्त कैंसर को कहा जाता है। रक्त कैंसर को क्या कहते हैं। तो रक्त कैंसर को बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें एक व्यक्ति की किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 19 नंबर आपसे कह रहा है, और हमने कहा था भैया कि कोई रंग है अगर विफल होता है मतलब ये वर्णता होता है ना, लाल हरे की पहचान नहीं कर पाता है, इसे बोलते हैं वर्णता, है ना। जिसमें से पुरुष आपके भागीदार होते हैं, मतलब पुरुषों में ज्यादा होता है, महिलाओं में कम पाया जाता है, महिला इसकी वाहक होती हैं। अगला दिया गया है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि जो कुनैन दवा है ये आपकी मलेरिया की दवा है, और ये जो पाई जाती है वो पाई जाती है किसमें, तो आपकी सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ऑप्शन में आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्त में निम्न में से अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। रक्त में अगर इसकी अधिकता हो जाए, रक्त में अगर इसकी अधिकता हो जाए तो हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। नाइट्रेट की अधिकता से यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बिल्कुल नीला जैसे पड़ने लगता है, इसलिए इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मलेरिया परजीवी का नाम बताना है। मलेरिया का जो परजीवी होता है ये होता है प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से यहाँ पर रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए यहाँ पर 123 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए हो जाएगा। याद रखिए प्लीहा, है ना, प्लीहा होता है क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जो होती है, आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं इसे। तो भैया आरबीसी जब कब्रगाह यहीं पर है तो आरबीसी खत्म करेंगे तो भैया आप कहेंगे सर जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाती हैं, तो भैया ये प्लीहा होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर, निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल धब्बे जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो लाल धब्बे हो जाते हैं, हमने बताया था हल्का सा जो हथेली होती है चटक बना जाता है, चटकने जाती है, ये पिलागरा रोग होता है। मुंह, गले, पैर, निचले हिस्से पाए में आना धब्बे जैसे होते हैं तो ये इसे बोलते हैं पिलागरा रोग। ऑप्शन आपका बन जाएगा कौन, ए नंबर हो जाएगा। विटामिन B3 की कमी से होता है। अगला है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। किस तत्व की कमी से घेंघा रोग, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सी हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मलेरिया से प्रभावित अंग क्या होता है। चलिए बताएगा, मलेरिया से प्रभावित जो अंग होता है वो इनमें से क्या हो जाएगा। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। अस्थिमज्जा होता है, तिल्ली लाल रक्त कोशिकाएं होती, मस्तिष्क होता है, या आंत होता है। आप कहेंगे सर 126 नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, जिसे बोलते हैं तिल्ली या बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, है ना। तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं ये होती हैं, तो ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है 127 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भ्रूणपोषी में देखिए जैसे आपका एरंड है, मक्का है, चावल है, लेकिन भैया जो आपका चना है ये भ्रूणपोषी आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है।
तो हल्दी जो आपका है दोस्तों तना है ना, जैसे आलू भी तना है, हल्दी भी तना है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगर जड़ में पूछे जड़ में क्या है, तो जड़ में क्या होती है, जो नीचे जमीन में गड़ी होती है, जैसे गाजर है ना, गाजर क्या है, जड़ है। जो आपकी मूली है वो क्या है, तो आपकी जड़ है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। तो प्रकाश ऊर्जा जो बदल जाती है वो किस में बदलती है, तो आप कहेंगे सर रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में होता है भाई, प्रकाश आता है तो भाई रासायनिक क्रिया होती है ना, तो यहाँ पर आंसर हो जाए आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है। हमने कहा कि यहाँ पर जो स्टील है, स्टील में जंग ना लगे इसलिए उसमें क्या मिला देते हैं, तो क्रोमियम मिला देते हैं, क्रोमियम, जो कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दूध को दही के रूप में जो खट्टा करना है, इसका उदाहरण क्या है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना है, ये जो उदाहरण आपका है किसका है, ये बताना है। चलिए यहां पर देखा जाए तो 131 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है किडविन प्रक्रिया। क्या होती है, किडवन प्रक्रिया होता है, दूध को दही के रूप में परिवर्तित करना है ना, वैसे परिवर्तित कर दीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये होता है प्रक्रिया होती है किडवन कहते हैं, क्या बोलते हैं, किडवन कहते हैं दोस्तों, याद रखिए किडवन, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया सकता है, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए उसमें जो वार्षिक छल्ले होते हैं, वर्तमान में उसकी जो वार्षिक छल्ले होते हैं कितने घेरे हो गए हैं, उसी से पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होता है, इसमें स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है, कैंकर की बीमारी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, खट्टे फलों में बीमारी होती है, खट्टे फल खराब हो जाते हैं तो आपकी बैक्टीरिया होता है, कैंकर जो आपका होता है ये आपकी बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आलू में ब्लैक हर्ट रोग जो होता है इसका कारण क्या है। आलू में देखो एक रोग लग जाता है ब्लैक हर्ट रोग, क्यों हो जाता है, यहाँ पर इसका कारण क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए जब भंडार किया जाता है तो भंडार में वही समस्या हो जाती है किसकी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भंडार में O2 की कमी होती है, अर्थात ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा, O2 आपका हो जाएगा, O2 की कमी से यहाँ पर ये आपका हो जाता है ब्लैक हर्ट रोग हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका आपकी कौन सी है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगी, तो आप कहेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो आपकी है वो आपकी कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर स्नायु की कोशिका आपकी होती है, तंत्रिका तंत्र में जो आपकी स्नायु कोशिका है, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो आपका ए नंबर दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है। वैद्युत अपघटन में जो नियम लागू होता है ये होता है फैराडे का नियम, क्या होता है, फैराडे का नियम, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसकी, तो आप कहेंगे सर ये होती ऊर्जा की, किसकी होती है, तो आपके ऊर्जा की होती है, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है, कह रहा है पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव की बीमा होती है MLT, क्या होती है MT की घाते -2, ठीक है, ये 2 ऊपर लगेगा, MT की घाते -2 होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का जो आवर्तकाल होता है, झूले का जो आवर्तकाल होता है वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा जैसे लड़की झूला में खड़ी होती है तो उस समय के लिए वो क्या होगा, वो घट जाएगा, तो याद रखिए इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो दोस्तों यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है लगभग कितनी, 46%, आप कहेंगे आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कुत्तों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती 78, कितनी होती, 78 होती है, मनुष्य में होती है आपकी 46। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, और ये पारे का जो प्रतिरोध हो जाता है शून्य हो जाता है ये दोस्तों 4K पर, ठीक है, यहाँ पर जो कि 4000 यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 4K पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मेथेन को कहते हैं, मेथेन को क्या कहते हैं, चलिए मेथेन को क्या कहते हैं, तो मेथेन जो होता है दोस्तों इसे कहते हैं वुड एल्कोहल, क्या बोलते हैं, सॉरी मेथेन नहीं है मेथेनॉल है, मेथेनॉल को बोलते हैं वुड एल्कोहल, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई क्या करेंगे। अगर कोई साधारण लोलक है उसके समय को दोगुना करना है तो धागे की लंबाई को क्या कर दीजिए, धागे की लंबाई को दोस्तों याद रखिए 4 गुनी कर दीजिए, 4 गुनी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो क्या होता है 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। अगला दिया गया है दाब की SI यूनिट बताइएगा, मानक दाब क्या होता है, मानक दाब क्या है,
मानक दाब क्या होता है, तो आप कहेंगे पारे का 760 मिलीमीटर होता है। ठीक है, याद रखिए पारे का 760 मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक कांच यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ से हमने प्रकाश इसमें डाला, तो जब जाता है तो भैया इसकी तरंग दैर्घ्य घट जाएगी या बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, तो आप कहेंगे अमूमन है घट तो जाएगी ही जाएगी, तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। एस्कर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है, तो आप कहेंगे विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ध्वनि जो होती है वो किस रूप में यात्रा करती है। तो दोस्तों ध्वनि जो होती है ये यात्रा करती है आपके ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही आपकी यात्रा करती है। अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, अनुप्रस्थ मत लगाइएगा, ये आपके अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में कार्य करती है। अगला दिया गया है सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार एक विधि होती है और इस विधि में दोस्तों याद रखिए जो आपके समुद्र यात्री होते हैं उनके द्वारा प्रयोग करते हैं। आपके देखा जाए जो आपके जहाज जैसे होता है और जहाज से देखा जाए जो समुद्र में कोई वस्तु डूब जाती है तो यहाँ से यहाँ पर इसे भेजा जाता है और किरणों के माध्यम से पता चलता है, तो ये समुद्र यात्रियों के द्वारा होता है। ठीक है ना, सोनार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है सूर्य में नाभिकीय ईंधन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो होता है, सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो आपका है क्या, बताइएगा। चलिए बताइएगा कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है, तो इसमें होता है क्या, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शरीर के द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपकी है इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए हमने बताया था कि अग्न्याशय द्वारा जो आपका चलित होती है, अर्थात अग्न्याशय हो जाएगा। पहली वाली आपकी जो थी सबसे बड़ी वो कौन थी, तो आपकी गले में जो आपकी होती है आउट ग्रंथि। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होते हैं। नेत्र गोलक आपकी जो आंखें होती हैं है ना, जो चलती हैं इधर उधर आप करते रहते हैं है ना, तो उसमें से क्या होती हैं, कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो भैया जो आपकी 6 मांसपेशियों से आपके सेट होती है, याद रखिए 6 मांसपेशी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व पाए जाते हैं किसमें। तो भैया सबसे अधिक तत्व समान पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। अब देखते हैं कि लिखा होगा 1H1 1H2 1H3 है ना, तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो भैया ये परिभाषित किया गया है इलेक्ट्रॉन की जब हानि होती है ना, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। अगला दिया गया है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है। अम्ल क्या होता है, आप कहेंगे अम्ल खट्टा होता है। खट्टा होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है। चलिए बताइएगा कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो किसकी होती है, आप कहेंगे सर दूरी की होती है। दूरी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ के होता है। 1 जूल बराबर कितने अर्घ के होता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 10 के घाते 7 अर्घ, याद रखिए 10 के घाते 7, यहाँ पर याद रखिएगा 107 नहीं है, ये 7 ऊपर है क्योंकि टाइपिंग ऐसे ही हमसे होती है। याद रखिए 10 के घाते 7 अर्घ हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, कब नहीं होगा, स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो शून्य नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। बर्फ ना गले इसके लिए यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं है ना, तो भैया आप कहेंगे सर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसीलिए उसको दाब के रखते हैं, इसीलिए उसको भूसा में रखते हैं है ना, ताकि वो जल्दी से गले ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यून प्रवृत्त होता है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यून प्रवृत्त होता है। न्यून का मतलब ये हो गया कि जल्दी से आग उसमें नहीं पकड़ती है ना, जल्दी से आग उसमें नहीं पकड़ती है। अब आप बताइएगा कौन सा ऐसा चीज होता है जिसमें आग जल्दी से नहीं पकड़ती है। चलिए, पकड़ेगा भी तो जल्दी से पकड़ेगा तो भी जल्दी धीरे धीरे जलेगा है ना, इतनी जल्दी नहीं भागेगा। तो भैया ये होता है सूती कपड़ा होता है। नेलान तो भैया ऐसे छुआएंगे मारेगा बिल्कुल साए, ठीक है, कोई भी रेशा या धागा जैसे होता है उसको डालिए तुरंत छू जाएगा। लेकिन सूती कपड़ा में अब देखते हैं आग लग भी जाती है तो इतनी जल्दी नहीं भगता है। ठीक है ना, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा कौन, सूती कपड़ा होता है, सूती कपड़ा होता है। ठीक है ना, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। चलिए, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है।
देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये टेफ्लॉन की परत होती है, टेफ्लॉन, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। हमने आपको ये पढ़ाया भी था कि कौन सी धातु है नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो आपका देखिए सोना भी था, इधर आपका कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर भी दिया गया है 64 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका सोना हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है। भारी जल जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, भारी जल जो होता है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 165 का ऑप्शन बनेगा आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लाफिंग गैस क्या होती है। लाफिंग गैस क्या होती है, लाफिंग गैस दोस्तों लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, है ना, जो कि ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है NaOH जो सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। NaOH, NaOH होता है कास्टिक सोडा का, किसका होता है, कास्टिक सोडा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, यहाँ पर बताना है। तो कहेंगे ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होगा, निर्वात में, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो ग्रहों की गति की जो परिक्रमा की गणना किया था भैया, ये नियम था केपलर का नियम, है ना, क्या कहा गया था, केपलर का नियम। आप कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य होता है क्या होता है। मानव शरीर में धमनी का जो कार्य होता है, तो धमनी के माध्यम से हृदय से रक्त को लाना होता है, ठीक है, हृदय से रक्त को लाना होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप कह रहा है किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। किसी तत्व के परमाणुविक भार को जो व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त करते हैं किससे, तो आप कहेंगे परमाणु की जो द्रव्यमान इकाई होती है, परमाणु की जो द्रव्यमान इकाई होती है वो भैया आपका परमाणुविक भार में व्यक्त करते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्यायतन घेर लेंगी। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्यायतन घेर लेंगी। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका -273। क्या हो जाएगा, -273। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है। गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है, यहाँ पर बताना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो भैया यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके लिए है वो आपके होमवर्क के लिए दिया जा रहा है ना। इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।